गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछली कक्षा में परमाणु के मौलिक कण के बारे में अध्ययन प्राप्त किया था। क्या पढ़ा था? परमाणु के मौलिक कण। आज हम लोग धन और ऋण किरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? धन और ऋण किरण। इसको हम लोग एनोड और कैथोड बोलते हैं। नहीं तो आज का हमारा टॉपिक है धन किरण। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, एनोड किरण। और दूसरा ऋण किरण। इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड किरण। नहीं तो धन किरण एनोड और ऋण किरण कैथोड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धन और ऋण किरण के बारे में अध्ययन प्राप्त करना। ये धन किरण क्या है? एनोड किरण। तो सीधी सी बात आप जानिए कि दो ध्रुव होते हैं। एक को हम लोग धन ध्रुव कहते हैं और दूसरे को ऋण ध्रुव कहते हैं। तो यहां उस ध्रुव से ही संबंध इन किरणों का है। धन किरण धन आवेशित कणों की बनी होती है और ऋण किरण ऋण आवेशित कणों की बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों की बनी होती है और एनोड किरण धन आवेशित कणों की बनी होती है। जब एक विद्युत विसर्ग नली में लगभग 0.01 mm पारे के दाब पर जब एक विद्युत विसर्ग नली में लगभग 0.01 mm पारे के दाब पर कोई गैस लेकर इलेक्ट्रोड के बीच कुछ विभवांतर की विद्युत धारा को प्रवाहित की गई तो उसके आधार पर इन किरणों के विशेषताओं के बारे में अध्ययन प्राप्त हुआ। तो क्या क्या अध्ययन प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले आइए धन किरण के बारे में क्या अध्ययन प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला अध्ययन प्राप्त हुआ कि ये धन किरण जो है या एनोड वह धन आवेशित कणों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धन आवेशित कणों की। दूसरी बातें जो आई वह आई कि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरी बातें जो उभर करके आई वह आई कि यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। नहीं तो ये बातें किसके बारे में उभर करके आई? धन किरण या एनोड किरण के बारे में। ऋण किरण के बारे में भी यही बातें आई कि यह ऋण आवेशित कणों की बनी होती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। जब इसके मार्ग में किसी हल्की वस्तु को रख दिया जाता है तो ये उसमें गति उत्पन्न कर देती है।
ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है? नहीं। तो कैसे ये सारी बातें आई कि जब एक विसर्ग नली में लगभग 0.01 mm पारे के दाब के बराबर कोई गैस लेकर 0.01 mm पारे के दाब के बराबर दाब पर कोई गैस लेकर के दो इलेक्ट्रोड के बीच जो है 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट का विभवांतर 10,000 वोल्ट का विभवांतर 10,000 वोल्ट के विभवांतर की विद्युत धारा को प्रभावित किया गया। विद्युत विसर्ग नली में दाब कितना था बेटा? 0.01 mmHg पारा का दाब जो है उस पर कोई गैस को लेकर के क्या किया गया? दो इलेक्ट्रोड मतलब दो ध्रुव नहीं, एक धन और दूसरा ऋण, दो ध्रुव के बीच कितना वोल्ट? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वोल्ट का विभवांतर, इतना विभवांतर न की विद्युत धारा, न विभवांतर की विद्युत धारा को क्या किया गया? प्रवाहित किया गया। फिर से ध्यान दिया जाए कि जब एक विद्युत विसर्ग नली में 0.01 mmHg पारा Hg नहीं के दाब पर दो इलेक्ट्रोड के बीच 10,000 विभवांतर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया, तो हमें इन किरणों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जिसको हम इसकी विशेषता बोलते हैं। तो सबसे पहले धन किरण या एनोड किरण, तो इसकी क्या विशेषता हुई? ये धन आवेशित कणों की बनी होती है। दूसरी विशेषता, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरी विशेषता, यह सीधी रेखा में गमन करती है। चौथी विशेषता, यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। सेम इसी ढंग से ऋण किरण के बारे में हमको जानकारी हुआ। तो क्या हुआ कि ये ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, और जब इन किरणों के मार्ग में किसी हल्की वस्तु को रख दिया जाता है तो ये उसमें गति उत्पन्न कर देती है। नहीं तो हम लोगों ने अभी धन किरण और ऋण किरण के बारे में पढ़ा, इसी से रिलेटेड आगे हम लोग धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बारे में देखेंगे। अब परमाणु के संदर्भ में जो बातें आगे पढ़नी है वो सैद्धांतिक चीज है। वो क्या है? सैद्धांतिक चीज है। तो सैद्धांतिक चीज क्या है? नहीं तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा सैद्धांतिक रूप में परमाणु के बारे में, अभी तो मौलिक कण के बारे में पढ़ा, इन धन और ऋण किरणों के बारे में पढ़ा। लेकिन अब सैद्धांतिक रूप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऋषि मुनि कणाद की बातें, उसके बाद पढ़ेंगे डाल्टन की बातें। तो ये दोनों बातें हम लोग पिछली अध्याय में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से, और इस अध्याय में भी हमने शुरू में चर्चा किया, तो एक बार उन बातों की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं कि ऋषि मुनि कणाद ने क्या कहा। उन्होंने कहा क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से मनुष्य के शरीर का या जीव का निर्माण नहीं, तो वहीं से परमाणु की संरचना की नींव पड़ी। उसके बाद सर जॉन डाल्टन ने परमाणु के संदर्भ में बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का
बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। नहीं, दूसरा क्या हुआ कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान भार वाले होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान भार वाले होते हैं। और चौथी बात कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण एवं भिन्न भिन्न भार वाले होते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा कि यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। नहीं तो क्या कहा पांच बातें मूल रूप से कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा, एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान भार वाले होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण एवं भिन्न भिन्न भार वाले होते हैं। और पांचवा, यौगिक के सूक्ष्म कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। लेकिन बाद में जाकर के जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया, तो कहा गया ए डाल्टन साहब, आप जो बोल रहे हैं यह गलत है। परमाणु विभाज्य है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में विभाजित किया जा सकता है। फिर बातें आ गई समस्थानिक की। किसकी बातें आ गई? समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या है बाबू? इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स तो ये क्या है? इसकी परिभाषा है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या में भिन्नता। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा समस्थानिक की क्या हुई? एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाती हो, समस्थानिक कहलाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसी ढंग से खोज हो गया समभारिक का। समभारिक इसको बोलते हैं आइसोबार। नहीं तो इसकी क्या परिभाषा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या में समानता पाई जाए, समभारिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या में समानता पाई जाती हो तो समभारिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, दोनों का परमाणु संख्या क्या है? भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, तो ये समभारिक हो। और तीसरा आ गया समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक इसकी क्या परिभाषा है? तो वैसे तत्व जिसके, इसको बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं? आइसोटोन। तो इसकी क्या परिभाषा है? वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो किंतु उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे फास्फोरस को आप लीजिए 15 और 31, और सल्फर को लीजिए 16 और 32। दोनों में क्या होगा? n is equal to 31 minus 15 equal to 16 और n is equal to 32 minus 16 equal to 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो जब समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक इन सारे चीजों का खोज हो गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, तो डाल्टन के और भी जो सिद्धांत थे कि एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान भार वाले होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण एवं भिन्न भिन्न भार वाले होते हैं,
तो इन बातों का भी खंडन हो गया, इन बातों का भी खंडन हो गया। नहीं तो हमने क्या देखा आज हमने देखा कि धन किरण या एनोड किरण, ऋण किरण या कैथोड किरण के बारे में। दूसरी बातें हमने पढ़ी ऋषि मुनि कनाद के बारे में। तीसरी बातें हम लोगों ने पढ़ी डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बारे में और उनका जो दोष था उसके खंडन के बारे में, उनका जो दोष था उसके बारे में पढ़ा, अर्थात उनका जो सिद्धांत था उसके खंडन के बारे में। तो इन बातों का अध्ययन हम लोगों ने आज के इस क्लास में हम लोगों ने किया। शेष बातें अगले दिन ओके।